Hello and welcome everybody in the lecture series. This lecture might be the last lecture of this series related to the topic of defense of consent. So कोशिश करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर ही इन सारे टॉपिक्स को या इस प्रोविजन स्ट्रेच को जो 87 से 92 तक हमने शुरू किया था वो ख़त्म कर दें। इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये चार्ट बनाया है ताकि जो बाद में टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता वो पहले से ही हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बनाया। तो बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर कुछ मैं आप लोगों को फिर से आज की टिप्स और एडवाइजरीज बताता हूँ। एक तो अपने पास रफ़ और पेन ज़रूर रखें, बैरेक्ट भी साथ में रखें, और दूसरी चीज़ ये जो चार्ट हमने बनाया है इसको अपने रफ़ पे ड्रा करने की ज़रूर कोशिश करें। तो वीडियो को कहीं भी इस दौरान जब तक ये चार्ट है बोर्ड पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें एक आध, ताकि आपको फिर ये ड्रा करने में आसानी हो। हम थोड़ा सा पहले से दोहरा लेते हैं हमने शुरू क्या किया था। ये वो पार्ट है डिफेंस ऑफ कंसेंट जो 87 से लेकर के 92 तक आईपीसी में स्ट्रेच करता है, और सेक्शन 90 और सेक्शन 91 इसमें गाइडिंग सेक्शंस हैं। रिटन नोट्स में भी आपको पता चल गया होगा। ये सेक्शन 90 वर्ड कंसेंट को क्वालिफाई करता है, और सेक्शन 91 इनकल्पेटरी एक्ट्स को कवर करता है। इनकल्पेटरी एक्ट्स वो एक्ट्स हैं जो बावजूद इसके कि हैं तो किसी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व जो सिचुएशन इटसेल्फ क्रिमिनलिटी नहीं हो सकती, बट इनकल्पेटरी हैं, और वो पार्ट ट्रांजैक्शन का वो हिस्सा फिर भी ऑफेंस हो जाता है। जैसे एक लीगल प्रोसीजर है सर्जरी का, और सर्जरी के अंदर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंट है तो ऑल दो सर्जरी करने के लिए वो एंटाइटल्ड है, लॉफुली वो सर्जरी कर सकता है, बट दैट पार्ट जिसमें वो नेग्लिजेंट था इट टर्न्स आउट टू बी एन इनकल्पेटरी एक्ट। तो 91 उनको कवर करता है। हम ये तफसील से फिर समझेंगे। फिर 87 और 88 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 87 पहले ही बोल चुका हूँ मैं, एज स्पेसिफिक है, 18 साल से ऊपर का इंसान कंसेंट देता है। बाकी तीन सेक्शंस में मैंने ब्रैकेट में जी भी लिख दिया है। 88, 89 और 92 में गुड फेथ और बेनिफिट वाला क्लॉज चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए 87 के लिए। 88 में कोई भी एज लिमिट नहीं है। बेनिफिट के लिए एक्ट किया जा रहा हो, किसकी बेनिफिट के लिए? जिसके खिलाफ वो एक्ट हो जाए, जिसके नतीजे में हार्म हो जाए, कोई इंजरी हो जाए उसको, और फिर गुड फेथ में किया जाए उसके। इसीलिए जी और बी इन तीन सेक्शंस में लिख दिया है। 87 में ये चीज़ नहीं होती है, और इसमें एज लिमिट नहीं है। मेंजरिया को लेकर के मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है कि किस प्रोविजन में कौन सा मेंजरिया हो सकता है और किस मेंजरिया को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इन दो सेक्शंस का मेंजरिया यहाँ से समझ लेते हैं, पहले भी डिस्कस हो चुका है। 87 में कोई भी मेंजरिया हो सकता है एक्सेप्ट दोज 4। नंबर 1 इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, नंबर 2 इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, नंबर 3 नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ, और नंबर 4 लास्टली नॉलेज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो 2 की इंटेंशन, 2 की नॉलेज, ये 4 मेंजरिया बनते हैं। अगर 18 साल का इंसान, इसका मतलब इससे समझ में आया, अगर 18 साल का इंसान इसकी कंसेंट दे देता है कि मुझे मार दो, तो इस सवाल का जवाब मिल गया कि 18 साल से ऊपर का इंसान इसकी कंसेंट नहीं दे सकता, क्योंकि डूअर ऑफ द एक्ट को मालूम है या इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, तो डिफेंस 87 में नहीं मिलेगा। देन वी कम बैक टू द 88। 88 में मेडिकल एक्सीजेंसीज के केसेस अक्सर होते हैं जिसमें एक इंसान के लिए खिलाफ एक्ट किया जाता है, उस एक्ट के नतीजे में इंजरी हो जाती है, लेकिन जो उसने कंसेंट दे दी होती है वो उसकी बेनिफिट के लिए हो रही होती है, और एक्ट करने वाला गुड फेथ में एक्ट कर रहा होता है। और उसमें वो इलस्ट्रेशन याद होगा आपको, सर्जन जो पर्टिकुलर ऑपरेशन प्रोसीजर के ज़रिए से किसी की डेथ कॉज करता है, नोइंग दैट ही मे लाइकली टू कॉज डेथ। नॉलेज ऑफ डेथ यहाँ हो सकती है। तो यहाँ सिर्फ एक मेंजरिया को एक्सक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सिर्फ एक मेंजरिया, यहाँ 4 को एक्सक्लूड किया गया। नाउ आज का टॉपिक जो पिछला थोड़ा सा रह गया था वो 89 में है। 89 और 92 को मैंने कहा था हम एक साथ पढ़ेंगे। वी शैल टेक ए जॉइंट और इन टैंडम रीडिंग ऑफ द 2 सेक्शंस। काइंडली नोट सेक्शन 89 और 92 वो इसलिए
क्योंकि 92 और 89 में जो 4 एक्सेप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं एक्सेप्शंस, वो अंदर प्रोविजंस में आपको समझ में आ जाएगा। 89 उन केसेस को कवर करता है जिसमें 2 तरह के इंसान के खिलाफ एक्ट किया गया हो। तो सिंस लॉ उनको मानता है वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सेक्शन 90 में देखेंगे वो कंसेंट ही नहीं है जो किसी इंसान ने या माइनर ने दे दी। तो इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल केस कार्व आउट किया सेक्शन 89 में कि उनके बिहाफ पे गार्जियन एक्ट कर सकता है, और अगर गार्जियन नहीं हो, एनी अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच पर्सन मे डू द एक्ट। एक्ट कौन कौन कर सकता है? वर्ड यूज हुआ है बेयर लैंग्वेज में, आप देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age or of unsound mind by और बाई कंसेंट। बाय और बाई कंसेंट का मतलब ये है या तो खुद गार्जियन ने या उस पर्सन ने एक्ट किया जिसको लॉफुल चार्ज था, या उसकी कंसेंट से किसी और ने एक्ट किया। तो दैट मीन्स कंसेंट उसकी मटीरियल है, जो पर्सन गार्जियन है या एनी अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच इंसेन और माइनर, और वो कंसेंट भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, और इसके लिए भी गुड फेथ और बेनिफिट वाला क्लॉज, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस, मांगा गया है। फिर से, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age or of unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or of any other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। ये है सेक्शन 89, जहां 2 किस्म के लोगों के मामले में लॉ चाहता है कंसेंट कोई और दे दे। देन सेक्शन 92 पे हम सीधे स्विच करते हैं, अभी एक्सेप्शंस को डील नहीं करेंगे, एक्सेप्शन यहाँ डील हो गए हैं। ये नीचे वाला जो चार्ट है इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये नीचे जो इसके नीचे चार्ट है इस लाइन के नीचे, ये हमने दोनों सेक्शंस के एक्सेप्शंस को एक साथ कवर किया है। यहाँ मैंने सेक्शन 89 बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ सेक्शन 92। अभी 89 कवर हो गया विदाउट एक्सेप्शंस। अभी फिलहाल हम 92 पे चले जाते हैं। 92 ऑल्दो स्ट्रिक्टली कंसेंट का डिफेंस नहीं कहलाएगा, सिंस उसमें एब्सेंस ऑफ कंसेंट है। इसीलिए बहुत ऑथर्स ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, आप पाएंगे कि सेक्शन 87 से लेकर 91 तक ही वो मानते हैं कंसेंट का डिफेंस। लेकिन मेरा मानना ये है, ये एक एक्सक्लूसिव केस है जिसमें कंसेंट टोटली एब्सेंट है, लेकिन फ्रेजियोलॉजी एक्ट की सेक्शन की प्रोविजन की इटसेल्फ वर्ड कंसेंट को यूज करती है, और इसके अलावा जो और प्रोविजन है गाइडिंग, उसमें जो है वो इसकी तरफ रेफर किया गया है। तो 92 क्लॉज भी जो है ये कंसेंट ही का माना जाना चाहिए। अब सेक्शन 92 इसकी ड्राफ्टिंग देख लीजिए। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or that if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge from whom may be possible to obtain the consent in time for that thing which is intended to be done with benefit। ये आपको समझ में आ गया कि 92 में एक्ट हो रहा है एक पर्सन के बिहाफ पे या एक पर्सन के साथ, लेकिन कंसेंट उसकी मौजूद नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों किया ऐसा। उसके 2 रीजंस सेक्शन ने खुद यूज किया। आई होप आपने ये चार्ट अब तक ड्रॉ कर लिया हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं कि बिकॉज आई नीड टू राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
92 में कीवर्ड्स प्लीज़ आप नोट करते जाइए, इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है इसमें बेनिफिट और गुड फेथ का क्लॉज तो है ही है, विदाउट पर्सन्स कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये एक ऐसा एक्सेप्शनल प्रोविजन है जिसमें एक्ट किया गया इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, बिकॉज ऑफ द रीजन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। इसीलिए मैंने मेंशन किया था शुरू के लेक्चर में, इट इज़ अ सर्कमस्टांशियल और सिचुएशनल प्रोविजन, हालात पे मबनी है। ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिस इंसान के खिलाफ वो एक्ट हार्म वाला किया उसकी कंसेंट लेना मुमकिन नहीं था, बिकॉज वजह क्या थी, अब आप देखेंगे सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, या तो एक इम्पॉसिबिलिटी हो गई, इम्पॉसिबिलिटी की रीज़न he cannot give consent because of any impossibility, or that person is incapable, तो incapacity। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करते जाइए, इनके बीच डिस्टिंक्शन में समझा देता हूँ। यहाँ अक्सर हम क्लास से मुखातिब होकर पूछते थे, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आज वो होना नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी में और इनकेपेसिटी में फ़र्क क्या है, ये दोनों क्यों यूज़ किए कि आइदर वो कंसेंट नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक और एक्स सिचुएशनल, ये सिचुएशनल है, यानी कि वो इम्पॉसिबिलिटी उस इंसान के अंदर उसी वक्त पैदा हो गई, जैसे अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, या पूरे मकान में हर तरफ आग लगी हुई है, एक इंसान उसके अंदर फंस गया, अब उससे मर्जी लेना मुमकिन नहीं है, और हमारा इरादा है कि हम नीचे वाले फ्लोर्स में या उस एक पोर्शन को मकान के गिरा देते हैं ताकि आग न फैले, और उससे उसको इंजरी हो सकती है, और उससे कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल हो गया है। एंड दूसरा है इनकेपेसिटी। इनकेपेसिटी पर्सनल है, ये सिचुएशन से रिलेटेड है, बाहर हालात ऐसे हो गए या उस इंसान के साथ उसी वक्त वैसा हो गया। इनकेपेसिटी उस इंसान के अंदर उस इंसिडेंट से पहले मौजूद थी, और इनकेपेसिटी में आप देख लेंगे, इनकेपेसिटी में जनरली दो फैक्टर्स हैं जिनको 89 में खुद कवर किया हुआ है, कि जहाँ गार्जियन से कंसेंट ले रहा था तो वो था माइनॉरिटी और इंसैनिटी, और इसमें कवर इंटॉक्सिकेशन भी हो जाएगा। जी हाँ, इंटॉक्सिकेशन भी कवर हो जाएगा। रीज़न, एक इंसान नशे की हालत में है और अब उसके साथ कुछ हो गया, उसकी कंसेंट लेना मुमकिन नहीं है। दो ऐसे हालात में नॉर्मली लॉ चाहता कि एक्ट ना किया जाए उसके खिलाफ, लेकिन सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है कि कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो किस एक्ट के लिए कंसेंट लिया जाए? क्या कुछ भी किया जा सकता है? 89 और 92 में वापस जाते हैं, 89 और 92 के रिलेशनशिप पे। इसमें मेंजरिया क्या नहीं हो सकता, यही एक सवाल है कि किस एक्ट के लिए कंसेंट ले सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, क्या उसका ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हैं, क्या इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ कर सकते हैं, क्या नॉलेज ऑफ डेथ उस एक्ट में हो सकता है, या जब हमने एक्ट किया एक माइनर और इंसेन के साथ, या फिर एक इंसान के साथ जिसकी कंसेंट हमने ली ही नहीं, जिसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था कंसेंट देना। इम्पॉसिबिलिटी वाले क्लॉज में सारे अडल्ट्स और मेजर्स कवर हो जाते हैं, इसमें जनरली माइनर्स, इंसेन्स और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स भी कवर हो जाते हैं। तो जिनका गार्जियन नहीं हो, या अगर गार्जियन हो 92 में जो गार्जियन, आगे देखिए एक बार और फिर हम देखते हैं कीवर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट्स डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent। तो गार्जियन नहीं है, या अगर है, अब सवाल पूछा जाएगा
अगर गार्जियन है तो क्या 92 का एप्लीकेशन हो सकता है? जी हो सकता है। आगे का क्लॉज इसको क्लियर कर देगा। क्यों? फ्रॉम whom it is impossible to obtain consent in time for the thing to be done। तो एक इसेंशियल डिग्री है टाइम की। गार्जियन तो है लेकिन टाइम फैक्टर डिफीट हो जाएगा। छोटा बच्चा है, स्कूल में उसका फौरन से स्विंग से किसी झूले से गिर के इंजरी हो गई और अब उसको टांके लगने हैं। और अब तो ये मोबाइल का ज़माना है, लेकिन पीनल कोड जब ड्राफ्ट हो रहा था तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ज़्यादा वीक थे, तो अब तो फ़ोन से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इवन दैट ये लॉ एक्सीजेंसी, इमरजेंसी और नेसेसिटी पे बेस्ड है। 92 का लॉ इटसेल्फ नेसेसिटी पे बेस्ड है, तो इवन देन गार्जियन को अब रब्ता करना नामुमकिन है और वक्त बहुत कम है, तो बच्चे को फ़ौरन टांके लगाने हैं। सो 92 का एप्लीकेशन हो जाएगा, इवन विदाउट कंसेंट एक्ट किया जाएगा। अब कौन सा एक्ट किया जा सकता है? वो सारे एक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इन चार के अलावा 89 और 92। फ़र्क इन दोनों सेक्शंस में जो चार एक्सक्लूडिंग सिचुएशंस हैं जिनमें आप एक्ट नहीं कर सकते क्रिमिनल नेचर का, यानी इन चार नेचर्स का एक्ट नहीं किया जा सकता एक माइनर या इंसान के खिलाफ या फिर विदाउट कंसेंट। थोड़ा सा इन दोनों सेक्शंस में फ़र्क है, अभी वो समझा देता हूँ ये ऐसे क्यों है। 1 और 2, 2 और 4 तो कॉमन है, ये तीनों कॉमन है। 3 में स्लाइट डिफरेंस है, इसीलिए 3 में इस वाले 3 को इधर जोड़ा है, 3 नॉट को इधर जोड़ा है 92 से। अब समझना आसान हो जाएगा। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वीडियो के शुरू में ही ले लिया था और ये चार्ट भी अब बनाने जा रहे हों, अभी बना लीजिएगा बाद में। नंबर 1, इंटेंशनल डेथ। पहला एक्सेप्शन है इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। ना तो डेथ कॉज करने के लिए एक्ट किया जा सकता है, न अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। ऐसा नहीं हो सकता विदाउट कंसेंट इंटेंशनल डेथ कॉज की जाए उसकी। यानी ए की बी से रंजिश थी और 92 का एक्सेप्शन लेकर के उसने उसको बी को गिरा दिया और वो बेहोश हो गया या कोमाटाइज्ड हो गया और सर्जरी करवा के, मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ टू रिमोट इलस्ट्रेशन, सर्जरी करवा के डॉक्टर से मरवा दिया और बेनिफिट लिया 92 का। इंटेंशन नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है, ये याद रखिएगा। इंटेंशन ऑफ डेथ जो है, इंटेंशन ऑफ डेथ, ये एक ऐसा थ्रेड है, एक ऐसा थॉर्न है जो किसी भी इनकल्पेटरी या एक्सकल्पेटरी कोई भी एक्ट हो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। याद करिए आप आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन, द प्रिंसिपल दैट वाज इनंसिएटेड देयर दैट नो क्वांटम और नो मैग्नीट्यूड ऑफ नेसेसिटी जस्टिफाइज द किलिंग ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। तो सिमिलरली जब इंटेंशन होगा, इंटेंशनल डेथ तो कभी कॉज नहीं कर सकते। पहला दोनों में यही है कि इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, न ये जब माइनर और इंसेन के खिलाफ एक्ट किया जाए, न वो यहाँ गार्जियन कंसेंट देता है, वहाँ विदाउट कंसेंट हो रहा है। नंबर 2, ऐसा एक्ट जिसमें जो अक्यूज था, एक्ट करने वाला था, उसको नॉलेज ऑफ डेथ थी। अब याद करिए ये नॉलेज ऑफ डेथ को अलग क्यों मेंशन किया, ये समझ में आएगा फिर से कंपेयर करके 88 से। 88 में कोई भी मेंजरिया हो सकता था मगर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ नहीं हो सकता। यानी क्या नॉलेज ऑफ डेथ हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, डॉक्टर कर सकता था ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर, ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें उसको नॉलेज थी इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन वो गुड फेथ में कर रहा था और बेनिफिट में कर रहा था और इंसिडेंटली डेथ वाकया हो गई पेशेंट की तो वो प्रोटेक्ट हो गया था। सिमिलरली क्या यहाँ नॉलेज ऑफ डेथ हो सकती है? जी नहीं, नॉलेज ऑफ डेथ नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि यहाँ जो पर्सन है वो पैसिवली इन्वॉल्व है एक्ट में, उसने कंसेंट ही नहीं दी है, इसमें माइनर इंसेंट और यहाँ विदाउट कंसेंट है, कंसेंट ऑल टुगेदर एब्सेंट है। तो लॉ यहाँ और कॉशियस हो गया है। नॉलेज ऑफ इंटेंशन तो छोड़िए, नॉलेज भी नहीं हो सकती, नॉलेज ऑफ डेथ नहीं हो सकती, लेकिन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इटसेल्फ लॉ का पार्ट बन जाता है। जैसे एक प्रोविजन है 89, याद रखिएगा ये जो बात बता रहा हूँ ये प्रोविजन 89 है, ये कहता है इन हालात में डिफेंस ऑफ कंसेंट मिल जाएगा, फिर ये कहता है इन हालात में नहीं मिलेगा, किनमें? जहाँ नॉलेज ऑफ डेथ हो सकती है। और फिर ये बोला ये एक्सेप्शन इस एक्सेप्शन का है। तो एक्सेप्शन जब एक्सेप्शन का हो
तो वो लॉ का ही पार्ट बन जाता है, वो मेजर प्रोविजन हो जाता है। अब आप खुद इसको मजीद वजाहत से समझ जाएंगे। तो ये मेंस रिहा तो नहीं हो सकता नॉलेज ऑफ डेथ, लेकिन कुछ हालात में ये हो सकता है। कब? इफ इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर ये उस इंसान की मौत या उसकी ग्रीवियस हर्ट शदीद जख्म या फिर किसी बीमारी का इलाज या किसी इन्फर्मिटी का इलाज करने के दौरान वाक़या हो जाए, यानी अगर उसको नॉलेज ऑफ डेथ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। नॉर्मली 89 में जब माइनर और इंसेन के साथ एक्ट किया जा रहा हो या विदाउट कंसेंट किया जा रहा हो, नॉलेज ऑफ डेथ नहीं हो सकती, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। व्हेन द एक्ट इज डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेथ, मौत ही से बचाया जा रहा था उसको, तो उस दौरान नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है। और दूसरा, यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक मकान में आग लग गई, पहले इसको देते हैं डेथ और ग्रीवियस हर्ट। एक मकान में आग लग गई, कंसेंट लेने का मौका नहीं है उससे कि क्या किया जाए आपके साथ, और वो नीचे आने को तैयार नहीं, डर रहा है। उसको पुश किया इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट कि नीचे गिर जाए, इसे लोग नीचे उठा लेंगे, बचा लेंगे, या नीचे घास पे गिरेगा या नीचे इसको जख्म लगेगा। बस नॉलेज है कि इसकी मौत भी हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, लेकिन बचाया जा रहा है, उसकी मौत ही को बचाया जा रहा है, ग्रीवियस हर्ट ही को बचाया जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये डिफेंस मिल जाएगा। डिजीज़ का इलाज किया जा रहा है उसकी, ये विदाउट कंसेंट एक्ट हो रहा है। नंबर 4 पे जाते हैं, नंबर 3 पे जाते हैं। पहले नंबर 3 देखिए 89 में क्या है। दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट यहाँ, लेकिन वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, लेकिन बॉक्स बना करके फिर मैंने ये डिक्टो कर दिया है, यानी कि अगर लेकिन ये एक्ट किया जा रहा था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, तो वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट किया जा सकता है। आप इसके लिए मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये मैं लिख लेता हूँ, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ये जो है सेक्शन 322 में है। हाँ 322, सेक्शन 322 में है। आप बेयर एक्ट्स में देख लीजिएगा, करेक्शन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 322 में है। तो वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकता वो अंडर द गाइज की ये सिर्फ 89 पे एप्लीकेबल है। और अब 92 में, ये 3 नॉट में देखिए फ़र्क क्या है थर्ड एक्सेप्शन में। ये वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट यहाँ लिखा हुआ है और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट, यहाँ ग्रीवियस हर्ट को कवर किया, यानी ग्रीवियस हर्ट से नीचे का हार्म तो हर्ट है, हर्ट को इंक्लूड किया, हर्ट कर सकते हैं, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट के एप्लीकेबल है 89, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल ये है, इसमें और प्रिंसिपल ऑफ कॉशन चाहिए था। ये विदाउट कंसेंट किया जा रहा है, तो इसको ग्रीवियस हर्ट तो इंक्लूड है ही, और नीचे लाया हर्ट भी नहीं हो सकता, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट भी नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट अगर वो हर्ट किया जा रहा हो कॉज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। अगर डेथ या हर्ट ही प्रिवेंट करना है तब तो ठीक है। विदाउट, यानी कि वो इंसान अनकॉन्शियस हो गया और उसको सांप ने काटा, और मिसाल के तौर पर उससे कंसेंट लेना मुमकिन नहीं है, बेहोश हो गया सांप के काटने के बाद, अब उससे कंसेंट तो ले नहीं सकते। अब करने वाले ने मिसाल के तौर पर उसके साथ कुछ और किया, इंजरी, यानी उसने चाकू से वो कुरेद करके ज़ख्म बनाया और ज़ख्म से वो निकाल दिया जहर, तो लेकिन वो हर्ट क्यों किया जा रहा है? वो हर्ट इसलिए किया जा रहा है, या वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज पर्पस है प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। हाँ, तो ये 92 के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट अगर इंटेंशन है सिर्फ, अगर एक्ट करके इस नेचर का है कि उसमें वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट इंटेंडेड है, तो फिर तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन ये है कि वो एक्ट अगर किया जा रहा हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट, तो फिर बेनिफिट मिल जाएगा। ये 3 एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए। यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर दे रहा हूँ, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट
सेक्शन 321 में ही है, या इसकी डेफिनेशन वहाँ देख लीजिएगा। लास्टली थोड़ा ट्रिकी है, ये समझना मुश्किल है मगर है बहुत प्रोबेबल और बहुत वाइजली ड्राफ्ट किया गया है इस प्रोविजन को, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू हुज कमीशन इट वुड नॉट एक्सटेंड। एक ऑफेंस के अबेटमेंट को भी नहीं एक्सटेंड होगा ये एक्सेप्शन 89B 92B, जिसका कमीशन भी ये इनको इन एक्सेप्शंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये थोड़ी देर यहाँ रोक लेता हूँ, मैं आपको पहले ब्रीफली एक टच एंड फील दे देता हूँ अबेटमेंट के लॉ का। एक तो है किसी एक्ट का कमीशन, ये कमीशन और अबेटमेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस के यहाँ यूज़ हुए हैं। एक तो है कमीशन, कमीशन तो आप समझते ही हैं, थोड़ा बहुत हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम में पढ़ा है। अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट एक ऑफेंस का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी में एक इंसान दूसरे के साथ इन्वॉल्व होता है। ऐसे क्राइम्स को क्रिमिनल लॉ में इनकोवेट क्राइम्स कहते हैं। ये क्राइम्स तो हैं बट पूरे नहीं हैं। पूरे से मुराद ये है कि जैसे एक इंसान अटेम्प्ट टू मर्डर करे तो मर्डर खुद कर जाए तो वो तो कमीशन हुआ, बट जितने भी क्राइम्स हैं उनका अटेम्प्ट इटसेल्फ इनकोवेट क्राइम है। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी करे, ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी की सी को मारने की, बी चला गया उसको मार दिया, तो ए ने कॉन्स्पिरेसी की, ए ने तो कुछ नहीं किया, बस मशवरा किया उसके साथ और मशवरा करने के बाद इस पर एग्री करके चलो मारना है, और बी चल जा करके गया और सी को मार दिया। तो सी को मारने में ए ने कॉन्स्पिरेसी की और कुछ नहीं किया, कमीशन नहीं किया, तो उसने अबेटमेंट किया। अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी की इटसेल्फ, कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में फ़र्क क्या है वो आगे हम समझेंगे। मगर अबेटमेंट में एक ख़ास चीज़ ये होती है, अबेटमेंट में जिसको इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार वो ऑल टुगेदर इनोसेंट हो सकता है, यानी कमीशन जो करता है वो बिल्कुल जो उसका एक्ट ऑफेंस ही नहीं कहलाएगा। जैसे ए ने बी को, जो कि एक माइनर है, सी के खाने में जहर मिलाने को कहा, तो सिंस बी माइनर है कमीशन ऑफ एक्ट तो बी ने किया, ए ने बस जहर दिया उसको, ए का एक्ट अबेटमेंट कहलाएगा। अब ये क्यों बोला गया है, यहाँ बस इतना ही पढ़ते हैं अबेटमेंट के बारे में। तो अबेटमेंट में इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है कमीशन में, एक आदमी का, एक इंसान का, डायरेक्ट नहीं होता है, किसी एजेंसी को वो इस्तेमाल करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे आगे लॉ ऑफ एजेंसी, तो अबेटमेंट इसी तरह क्राइम थ्रू एजेंसी है। अब उसके मोड्स क्या हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे लॉ ऑफ अबेटमेंट, क्योंकि इसके बाद जनरल एक्सेप्शंस के बाद हमें टॉपिक ही आ रहा है वो सेक्शन 107 से आगे। अगर आप अबेटर और उसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं 107 108 देख लें, अबेटमेंट किन तरीक़ों से हो सकता है ये 107 प्रोवाइड कर रहा है, और अबेटमेंट अबेटर कौन है 108 इसको डिफाइन करता है। बस टच एंड फील के लिए प्लीज़ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी कमेंट्स में पोस्ट मत करना, शुरू मत करिएगा, इसको कॉम्प्लेक्स कर देगा टॉपिक को। अब फिर से वापस जाते हैं फोर्थ एक्सेप्शन पे। फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि दैट दिस एक्सेप्शन 89 एंड 92 बोथ शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच इट वुड नॉट एक्सटेंड, जिसके कमीशन को ये एक्सटेंड नहीं करता। अब क्या हुआ, ये इसलिए ले डाउन किया गया, इसका रीज़न बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ऊपर जितने भी एक्ट्स मेंशन किए गए हैं ये उनके कमीशन को एक्सक्लूड कर रहा है, अबेटमेंट को नहीं। जैसे वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट है, यानी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है सपोज, ये इनका कमीशन है सारा, इनके कमीशन को तो ये एक्सटेंड नहीं करेंगे ये दोनों एक्सेप्शंस। अब अगर मिसाल के तौर पर उसने अबेटमेंट किया तो वो ये कहेगा अब मैं ले लूँ डिफेंस इसका, अब तो ले लूँ क्योंकि मैंने कमीशन नहीं किया, और आपने जिसको एक्सक्लूड किया है 1 में 2 में 3 है वो कमीशन है। मिसाल के तौर पर ए ने डिफेंस ऑफ कंसेंट के गाइज के अंडर बी, जो कि एक माइनर है, इंसेन है, के ज़रिए से सी, जो कि बेहोश है, इनकेपेबल हो गया है और इनकेपेबल है या इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए कंसेंट देना, बेहोश हो गया, और इसकी रंजिश थी, उसने बी को इस्तेमाल करके कहा इसको मार दो,
या इसको ये करो ये बच जाएगा, और वो एक्ट बी ने किया, बी का एक्ट तो कम ऑफेंस ही नहीं है, और ये सारा जो मेंशन किया गया कमीशन को है, और ए ने जो किया है वो अबेटमेंट है चूंकि, और कमीशन नहीं है, तो ये क्लेम करता है इम्यूनिटी कि आपने जो अब तक एक्सक्लूड किया वो सारा कमीशन है और मेरा एक्ट अबेटमेंट है। इसीलिए ये बोला कि जिस एक्ट के, जिस ऑफेंस के कमीशन को भी नहीं एक्सटेंड होता ये, उसके अबेटमेंट को भी नहीं होगा। यानी अगर इसका एक्ट ऑफेंस होता तो, क्योंकि एक्ट ऑफेंस ही नहीं है, तो इसका कमीशन जो था, कमीशन जो इसने कमिट किया वो मर्डर है, और चूंकि उसको ये वन क्लॉज एक्सक्लूड करता है, सपोज यहाँ पे, या वॉलंटरी को इसने इससे वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट करवाया, तो सेक्शन 89 में क्लॉज 3 कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को एक्सटेंड नहीं करेगा ये। तो चूंकि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इसने किया और बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी ये कमीशन नहीं है, तो ए कह रहा है मैंने अबेटमेंट किया, तो अगर ये क्लॉज नहीं होता क्लॉज 4 तो डेफिनेटली ये बच जाता। तो इसीलिए कहा कि अगर इसके कमीशन को भी ये नहीं मिलता इसका बेनिफिट इस एक्सेप्शन का, तो फिर ऐसी हालत में ऐसे एक्ट के अबेटमेंट को भी नहीं मिलेगा ये डिफेंस। इस तरह से हमने ये बेयर लैंग्वेजेस तो ख़त्म कर दी तकरीबन। अब दो गाइडिंग सेक्शंस को ब्रीफली टच करते हैं। ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं जो गाइडिंग सेक्शंस हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं शायद बताना भूल गया हूँ, उनको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो है सेक्शन 9090 जो कंसेंट को इटसेल्फ डिफाइन करता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। 90 इतना ब्यूटीफुली इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है, ऑल्दो इट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंसेंट। कंसेंट जो है, अगर कंसेंट जो है कॉन्सेंसस एड आइडम, या आपने या आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में भी कंसेंट कहते हैं कॉन्सेंसस एड आइडम को, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये इस सेक्शन 90 का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मैं एक इसकी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। कंसेंसस एड आइडम है कंसेंट कि जो चीज़ ए ने समझी वही बी ने भी समझी, और जो बी ने समझी वही ए ने समझी, ये कंसेंट है। वरना मिसाल के तौर पर मेयर एग्रीइंग डज नॉट मीन कंसेंट, मेयर एक्विजेंस इज नॉट कंसेंट। मेयर एक्विजेंस, मिसाल के तौर पर ए को पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बी ने उसे कहा कि मैं एक तुम्हें ऐसी दवाई देता हूँ, कोई मेडिसिन दे दी जिससे तुम्हें अभी फ़र्क पड़ जाएगा, और उसने अंडर द गाइज ऑफ गिविंग ए मेडिसिन कोई पॉइजन खिला दिया, और ए ने एग्री किया था। तो ऐसी चीज़ को मेयर एग्रीमेंट को कंसेंट नहीं कह सकते। तो कंसेंट है क्या, तो इसको डिफाइन तो नहीं किया है 90 ने, लेकिन किस तरह की एक्विजेंस को, इजाज़त को, एग्रीमेंट को मान जाने को, तस्लीम करने को हम कंसेंट कहेंगे, वो सेक्शन 90 हमें समझा रहा है। क्या, प्लीज़ आप अपने बेयर एक्ट पर एक बार और देख लीजिए। अ कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। ये मुझे बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस ऑफ कंसेंट तक ही नहीं महदूद है इस डेफिनेशन को किया गया, नहीं, डेफिनेशन जो कंसेंट की सेक्शन 90 एप्लीकेबल है पूरे पीनल कोड पे, पूरे आईपीसी पे, एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। यानी आईपीसी में जहां भी वर्ड कंसेंट इस्तेमाल हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 90। ये समझ लीजिएगा, इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए। एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी। जो रिटन मटेरियल है उसमें इन चीज़ों को ग्राफिकली थोड़ा अच्छी तरह समझाया गया है। प्लीज़ ऑफ रिटन मटेरियल को भी पढ़ने से गुरेज मत करिएगा, उसको भी ज़रूर देखें। ऑल दो PDF पढ़ना मुझे पता है बहुत बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को, और सॉफ्ट कॉपी तो और ज़्यादा लगती है, तो मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको देख लें, उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो कंसेंट वो नहीं है आईपीसी के किसी भी सेक्शन के अंदर जहाँ कंसेंट वर्ड यूज़ हुआ है जो दी गई हो अंडर फेयर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट।
मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं। और इन दो हालतों में फेयर ऑफ इंजरी में दी गई या मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उसको कोई। लेकिन फिर से देख लीजिए, अ कंसेंट इज नॉट सच एज such a consent as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows, and इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि जो आगे क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इससे जुड़ा हुआ है। उस इंसान को मालूम होना, जो एक्ट कर रहा था, ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये कंसेंट जो दी जा रही है फेयर ऑफ इंजरी में दी जा रही है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी जा रही है। अगर उसको मालूम नहीं है तो नहीं कहा जाएगा कि सेक्शन 90 एप्लीकेबल है। यानी बेचारे को एक्ट करने वाले को ये मालूम ही नहीं था, इंसान कंसेंट देने वाला फेयर ऑफ इंजरी में कंसेंट दे रहा है, डर के मारे दे रहा है, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से दे रहा है कंसेंट, तो उसको नहीं पकड़ेंगे हम। लॉ ये कहता है, ब्यूटीफुल ड्राफ्टिंग देखिए फिर, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, यानी उसको मालूम होना ज़रूरी है, जिसने एक्ट किया एंड ही नोज दैट। सिर्फ इसका प्रेजेंस काफ़ी नहीं है। कंसेंट, कोई आपसे पूछे कि एक इंसान ने फेयर ऑफ इंजरी में कंसेंट दे दी, तो क्या कहा जाएगा कि 90 के अंदर वो कंसेंट इनवैलिड है? जी नहीं, ये ज़रूरी है एंड द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, या उसको मालूम हो, या फिर और हैज़ रीज़न टू बिलीव, नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव। याद करिए, रीज़न टू बिलीव पहले किसी सेक्शन में पढ़ चुके हैं, याद बहुतों को आ रहा होगा, मुझे लगता है बहुत लोगों ने अपने साथ ही बोल दिया। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव, गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर करेक्ट करिएगा कहाँ। नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेयर और मिसकंसेप्शन, उसको ये मालूम होना जरूरी है। ये तो हो गए दो केस, लिखते जा रहे हैं हम इनको फिर से नोट कर लेते हैं। क्या क्या है? एक, फेयर ऑफ इंजरी में दिया, खौफ दबाव था बेचारे को। इंजरी याद रखिएगा, इंजरी, फेयर ऑफ इंजरी कौन सा है? इंजरी डजंट मीन फिजिकल इंजरी, नॉट फिजिकल इंजरी ओनली, जी नहीं, जी नहीं, सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं है। सेक्शन 44 देखिए क्या है, हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड। फिर से देख लीजिएगा, 44 में पढ़ लीजिए इंजरी किसे कहते हैं। हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। ये चारों में जो भी इलीगल हार्म किया जाता है वो इंजरी है। तो फेयर ऑफ इंजरी अगर रेपुटेशन को लेकर के भी है कि ये मुझे बदनाम कर देगा, मिसाल के तौर पर एक ने दूसरे से कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, तुम्हारे मेरे पास कोई ऑडियो क्लिप है, उसको मैं सर्कुलेट करूंगा, तो ए ने बी से ऐसा कहा, ऐसी धमकी देना, उसको फेयर ऑफ इंजरी थी। चूंकि ऑडियो क्लिप का सर्कुलेट करने से क्या होता है, इंजरी तो नहीं होती अगर लेमैन्स टर्म में देखा जाए, बट उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाती। तो ऐसी इंजरी, ऐसा फेयर इंजरी का भी कंसेंट को इनवैलिड बना देगा। अच्छा, फेयर ऑफ इंजरी में या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और इन दोनों हालतों में एक्ट करने वाले को पता होना जरूरी है दैट ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव। ये मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में चल रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। लुक एट द सेकंड पैराग्राफ, कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन। अगर इनसेन है तो उसको क्या करना है? इनसेन की कंसेंट और इंटॉक्सिकेटेड की कंसेंट इनवैलिड है, बट इन टोटो नहीं। इन टोटो मतलब हर हाल में इनकी कंसेंट इनवैलिड नहीं है, नहीं। पढ़ लीजिए आप, कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन इफ द कंसेंट is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives the consent। इतना ही नहीं है कि वो इंसेन हो, ये काफ़ी नहीं है। अब फर्दर ये होना चाहिए उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी जिसकी वो कंसेंट दे रहा था। लॉ ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि उसको समझ नहीं आ रही थी, ये देखना पड़ेगा। हर हाल में अगर इंसान इंटॉक्सिकेटेड साबित हो गया और फिर कंसेंट दे दी थी उसने, समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पर एक इंसान इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेटेड हालात में दुकान पे चला गया और उसने एक चीज़ मांगी, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड मांगी, और सल्फ्यूरिक एसिड
उसे पता नहीं था क्या चीज़ है उस वक्त, और उस वक्त उसे ये होश नहीं था कि ये जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ तो ये क्या है, और ये चीज़ सामने वालों को पता थी कि ये इंटॉक्सिकेटेड है, इसको पता नहीं है, फिर भी उसके साथ वो एक्ट हो गया, डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा है कि वो समझता है और उसके बाद वो प्ली ले लेता है मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, कंसेंट इनवैलिड है, ये गलत है, तो इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन सुओ मोटो कंसेंट को इनवैलिड नहीं बना देता, ऑटोमेटिकली कंसेंट को इनवैलिड नहीं बना देता, अनलेस एंड अनटिल the person who is intoxicated or who is insane is unable to understand the nature and consequence of the thing to which he gives the consent. And lastly, consent of children, minors. Insane cover हो गए, fear of injury है, misconception of fact है, insane persons है, इसमें intoxicated भी आते हैं. And lastly, child or minors. यहाँ पर इनकी कंसेंट तो हमेशा इनवैलिड है अनलेस, देखिए आप ये कमेंट्स में अभी कुछ दिन पहले फिदा ने प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा था कि इसका क्या मतलब है, राधा कमेंट में नहीं पूछा था, मुझे मैसेज करके पूछा था कि consent of a child unless the contrary appears from the context, इसका क्या मतलब है unless the contrary appears from the context? इसका मतलब ये है कि जब तक कॉन्ट्ररी नहीं प्रूव किया जाता ये माना जाएगा चाइल्ड की कंसेंट इनवैलिड है। चाइल्ड इस लॉ के लिए 12 इयर्स से नीचे का हर पर्सन है, 12 साल से नीचे का हर पर्सन, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी हालात से, यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, हालात से लगा ऐसा कि बच्चा तो है 12 साल से नीचे है मगर उसको घर वालों ने भेजा है ये चीज़ खरीदने के लिए, उसे घर वाले कह रहे हैं ये एक्ट करो, तो उसकी कंसेंट, बच्चे की कंसेंट यहाँ पे वैलिड हो जाएगी इफ़ द कॉन्टेक्स्ट शोज दिस, अदरवाइज हर हाल में 12 साल से नीचे के बच्चे की कंसेंट इनवैलिड है। ये है मतलब इसका, अनलेस इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से कभी कभी शायद ये लग जाएगा कि बच्चा जो कर रहा है या बच्चा जो कंसेंट दे रहा है वो उसकी कंसेंट नहीं है, वो डेलीगेट की गई है। मिसाल के तौर पर कभी कभार ऐसा होता है, दूर से इशारा कर देते हैं, अस्पताल से निकली हुई माँ किसी से बातों में उलझ गई, बच्चे को अंदर कहा गया इंजेक्शन लगाने के लिए और पर्चा दिया गया हाथ में, और बच्चा आया मेडिकल स्टोर पे और कहा इंजेक्शन है, माँ से दूर से पूछा, इशारे से कहा हाँ मैंने कहा है, और बच्चा 10 साल का, उसको इंजेक्शन गलत लग गया, क्यों? उसने प्रिस्क्रिप्शन जो हाथ में रखा हुआ था वो उसकी माँ का था या किसी और का था। तो डिफेंस ऑफ कंसेंट ये कहा नहीं जाएगा, यहाँ डिनाई किया जाएगा क्योंकि बच्चे की कंसेंट थी, बिकॉज इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि जो बच्चे की कंसेंट थी वो किसी और ने दे दी, अनलेस इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। तो सेक्शन 91 लास्ट है, सेक्शन 90 हो गया, सेक्शन 91 ये है इनकल्पेटरी एक्ट्स, यानी वो एक्ट जो ट्रांजैक्शन का पार्ट है मगर ऑफेंस अलग किया जाए तो ऑफेंस बन जाएगा। इसको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, प्लीज़ आप बेयर एक्ट पे देख लीजिए। ये किस किस सेक्शन पे असरअंदाज होता है? ये 3 सेक्शंस को असर करता है। सेक्शन 91 किस किस पे? ये ग्राफ हमने डायग्राम्स बनाया हुआ है रिटन नोट्स में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 87, सेक्शन 88 और सेक्शन 89 पे, तीनों सेक्शंस में अगर एक्ट इस तरह का है कि उस जिसके लिए कंसेंट दी गई है उसके ट्रांजैक्शन में एक ऐसा एक्ट भी इन्वॉल्व है जो ऑफेंस है और कंसेंट उस पार्ट तक ही दी गई थी जिससे आगे ऑफेंस शुरू होता है। इसकी मिसाल मैंने दे दी है, रिटन मटेरियल में भी ऐसी भी बताई थी पिछले लेक्चर में, फिर से दोहरा रहा हूँ। सपोज ए एक इंसान है, उसने बी को कंसेंट दे दी कोई इंजरी या कोई हार्म कॉज करने की, और मिसाल के तौर पर ए ने सर्जरी की कंसेंट दे दी और ए ने सर्जरी की कंसेंट दे दी कि उसका पैनक्रियास रिमूव किया जाए, जो कि एडवाइस किया गया था, मेडिकल एडवाइस थी। और बी एक सर्जन है, बी ने उसका पैनक्रियास रिमूव किया मगर उसकी किडनी भी रिमूव कर दी। ये अब कंसेंट का डिफेंस नहीं ले सकता सर्जन, क्योंकि जो कंसेंट दी गई थी वो उस पार्ट की थी, हालांकि एक्ट एक है।
अगर आप डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन, प्लीज आप देख लीजिए। एक्ट मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सारा ट्रांजेक्शन एक एक्ट है, लेकिन इस एक्ट को एक्सक्लूड कर दे रहा है 91। प्लीज लुक एट द ड्राफ्टिंग। द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent on whose behalf the consent is given। या वो कंसेंट दे रहा था या उसके बिहाफ पे कोई कंसेंट दे रहा था, लेकिन एक्ट अलग से एक ऑफेंस हो जाता तो उस पर ये सारी एक्सेप्शंस का डिफेंस नहीं लगेगा, वो अलग से लॉ उसको मानेगा ये एक ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल आप इलस्ट्रेशन में भी पाएंगे वहाँ मिस कैरिएज का दिया है। मिस कैरिएज, किसी का मिस कैरिएज कॉज हुआ, कॉजिंग मिस कैरिएज टू अ पर्सन जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ये एक अलग ऑफेंस है, तो इसकी सज़ा मिल जाएगी। अच्छा, फिर से देख लेते हैं, इसके कीवर्ड्स हैं एक दो, उनमें ध्यान रखना है। एक ये कि इंडिपेंडेंट हार्म, इंडिपेंडेंट हार्म यानी वो हार्म है जिसकी कंसेंट नहीं दी गई थी। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन इंडिपेंडेंट एक हार्म हो गया। क्या क्या? जिसका इंटेंशन था इसको, इस इंडिपेंडेंट हार्म को लेकर के क्या था एक्ट करने वाले का, आइदर इंटेंशन, ही इंटेंडेड टू कॉज इट, और नॉलेज थी, नॉलेज थी, और तीसरी नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज दैट एक्ट, और तीसरा चीज जो है वो आप वॉलेंटरी वर्ड में जो देखेंगे वो यहाँ पे एब्सोल्युटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। देखिए रीजन टू बिलीव वो नहीं है, रीजन टू बिलीव से बाउंड नहीं करता है। वर्ड वॉलेंटरली देख लीजिए, अगर यहाँ ये लिख सकता था कि वॉलेंटरली उसने उसको इंडिपेंडेंट हार्म किया, नहीं वॉलेंटरी नहीं, वॉलेंटरली नहीं, क्योंकि सारा एक्ट तो वॉलेंटरली ही किया जा रहा है। वो एक्ट जो इंडिपेंडेंट हार्म है उसको लेकर इंटेंशन या नॉलेज वाला मेंसरिया होना ज़रूरी है, ये नहीं रीज़न टू बिलीव नहीं। यानी उसको ये बात पता हुई होनी चाहिए थी कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये अलग से ऑफेंस कहलाएगा, ये नहीं है। इंटेंशन और नॉलेज का मेंसरिया हो, दैट कंक्लूड्स द पार्ट ऑफ 91। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, हर एक सेक्शन की फॉर गॉड सेक इलस्ट्रेशंस को अच्छी तरह पढ़िएगा। लास्ट पार्ट जो रह जाता है हमारे इस डिस्कोर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लगता है कि इस डिस्कोर्स के एंड तक पहुंच ही गए, वो है केस लॉज और जुडिशियल डिसीजंस। ये रिटन नोट्स में सारे मौजूद हैं, बहुत ब्रीफ है। जुडिशियल डिसीजंस में कोई सेटल्ड लॉ बहुत बड़ा नहीं है। पुनाई फातिमा का केस है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्वीन वर्सेस पुनाई फातिमा। इसको स्नेक चार्मर्स केस भी लिखा है मैंने नोट्स में, हर एक केस का एक ब्रीफ नाम लिखा है, वो एक ट्रिक होती है याद रखने की। इसमें क्या हुआ था कि जो अक्यूज था पुनाई फातिमा, उसने बताया कि मैं एक सपेरा हूँ, स्नेक चार्मर हूँ, और एक इंसान को इस बात में आमादा किया कि सांप उसको डस ले, और फिर कहा कि मुझे ताकत है मेरे पास, मैं तुम्हें बचा लूँगा उसके बाद उसके जहर से। ही कुड नॉट सेव और रिकवर हिम। लेटर ऑन ही टुक द डिफेंस ऑफ कंसेंट, और लॉ ने उसको डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं दे दिया, क्योंकि कंसेंट वाज गिवन एज पर सेक्शन 90 मिसकंसेप्शन ऑफ अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। इसके बाद एक केस और है, बिशाम्बर वर्सेस रुमाल। ये केस हम नेसेसिटी के लॉ में पढ़ चुके हैं, याद करिए। एक इंसान जो अक्यूज था, उसने एक चमार लड़की को छेड़ा था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ हरासिंग और इरिटेटिंग गर्ल बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। तो उस कास्ट के 200 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, और जब हमला किया तो पंचायत के कुछ लोगों ने, जो बिशाम्बर है, इसको रुमाल और अदर्स, इस केस का पूरा नाम है बिशाम्बर वर्सेस रुमाल एंड अदर्स, ये रुमाल और इसके साथ कुछ और लोगों ने मिल के इसको बचाया उनसे। और चूँकि पंचायत थी खुद से, ये पंचायत एक्ट के अंदर पंचायत नहीं थी, ये गांव की एक पंचायत थी जो अनऑर्गेनाइज थी। उसने पंचायत ने एक लोकल फैसला ये किया कि इसके सर मुंडवाया जाए, उसका चेहरे को कालिक पोती जाए, और पूरा गांव घुमा करके इसको शू बीटिंग दी जाए, जूतों से मारा जाए। और फिर क्योंकि लोग बहुत गुस्से में थे, तो जो 200 लोगों की भीड़ थी वो आमादा हो गई कि ठीक है, इस बात पे हम तैयार हैं। तो इन्होंने ये नेसेसिटी के अंडर किया, तो जब ये बच गया तो अब खिसियाने लग गया कि मेरे साथ ये क्यों किया। इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की। ये दोनों केसेस में याद रखिएगा, आगे केसेस कुछ आएंगे,
आप फिर कहेंगे एक दो, इसके बाद एक और केस आ रहा है, ये और डंडा वर्सेस बूरेलाल जो पहले इसके बाद है, उनमें आप देखेंगे प्राइवेट पार्टीज़ हैं दोनों तरफ। बाज़ों का ये सवाल जायज़ होगा और सोचेंगे भी, और बहुतों को ख्याल भी नहीं आएगा कि स्टेट नहीं है, यहाँ तो क्वीन है, स्टेट है। और मैंने कहा था क्रिमिनल लॉ में स्टेट होता है, तो क्रिमिनल लॉ में कुछ नेचर के क्राइम्स जो बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं, कॉग्निजेंस के नेचर में बहुत वीक होते हैं, और प्राइवेट रॉन्ग्स के नेचर के होते हैं, उनमें एक स्टेट कॉग्निजेंस नहीं लेता, एक कंप्लेनेंट बन जाता है। तो वही है ये केस बिशाम्बर वर्सेस रुमाली, एक क्रिमिनल कंप्लेंट है तो क्रिमिनल केस ही, बट क्रिमिनल कंप्लेंट है। तो वैसा नहीं है जिसमें स्टेट ने कॉग्निजेंस लिया, स्टेट पार्टी बन गई। ये बहुत लेस ग्रेविटी के ऑफेंसेस होते हैं। तो इसने जो है, बिशाम्बर ने इसके बाद इनके खिलाफ कंप्लेंट की और कोर्ट आ गया कि साहब मेरे साथ ये गलत किया इन्होंने। तो कोर्ट ने इनको जो है डिफेंस अलाउ किया और ये कहा कि ये नेसेसिटी की डिफेंस है और कंसेंट का डिफेंस है। इसने रिटन कंसेंट दे दी थी मुझे, मेरे साथ ऐसा किया जाए, उस पर साइन किया था। एंड लास्टली देयर इज केस ऑफ डॉक्टर आर.पी. ढांडा वर्सेस बूरेलाल। डॉक्टर आर.पी. ढांडा वर्सेस बूरेलाल, इसको मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। ये कैटरैक्ट सर्जरी का है कि कैटरैक्ट की सर्जरी कर रहा था एक डॉक्टर जो कि मेडिकली मेडिकली एक एक्सपर्ट था, ट्रेंड था ऐसी सर्जरीज करने के लिए। तो उसने सर्जरी कर दी और पेशेंट ने कंसेंट दे दी थी, बट इवेंचुअली सर्जरी रिजल्टेड इन अ फेलियर एंड द पेशेंट लॉस्ट हिज आई साइट। तो लॉ ने उसको जो है वो, कोर्ट ने डिफेंस अलाउ किया और ये वहा कि जब कैटरैक्ट का एक सर्जरी की जाती है गुड फेथ और बेनिफिट में पेशेंट के, तो फिर सिर्फ इस वजह से डॉक्टर को नहीं पकड़ा जाएगा कि ये एक सर्जरी जो है फेल्योर में रिजल्ट कर गई। I think that concludes this part extensively. Thank you for your patience. You were so nice. Meet you in next lecture.